आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 दैट इज इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स एंड सिस्टम की क्लास 2। जैसे हमने चैप्टर जब स्टार्ट किया था तो हमने बोला था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है दैट इज रिलेटेड टू एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। ठीक है, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज कंसर्न है। साथ ही व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस का आंसर देती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स से हमें इन सब चीजों का आंसर मिलता है। ठीक, बट इन क्वेश्चंस का आंसर देना कितना सेटिस्फाइंग है ये सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड करता है। यानी कि जो आंसर आपको मिला है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस का आंसर आपको मिल गया। ठीक है, कि किस तरह से क्या प्रोड्यूस करना है, ये मैंने सब डिस्कस किया था कि कौन सी इकोनॉमी किस तरह का प्रोड्यूस करना चाहेगी, कैसे प्रोड्यूस करना चाहेगी, किन के लिए प्रोड्यूस करना चाहेगी। इन सब का आंसर कितना सेटिस्फाइंग है ये सब डिपेंड करता है कि सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, मेनली दो तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब अगर व्हाट इज प्रोड्यूस एंड हाउ इट इज प्रोड्यूस को ऑल्टर करने से हम सब बेटर ऑफ हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस तरीके को चेंज करने से या उस प्रोडक्ट को चेंज करने से अगर पूरी की पूरी सोसाइटी बेटर ऑफ हो सकती है या किसी को वर्स ऑफ किए बिना कुछ को बेटर ऑफ किया जा सकता है। यानी कि किसी एक का नुकसान नहीं हुआ बट दूसरे को फायदा हो गया। देखो ना, दो बातें होती हैं। एक ये होता है कि मेरा एक नुकसान हुआ, दूसरे का फायदा हो गया। ठीक है, ये ठीक नहीं है। या सबका नुकसान हुआ, कुछ का फायदा, एक का फायदा हो गया, वो भी सही नहीं है। हम कह रहे हैं कि किसी का कोई नुकसान ना हो, सबको फायदा हो। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम बोलेंगे कि वो ऑलरेडी जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं या जैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एफिशिएंट नहीं है। अगर हम ये कहें कि किसी का नुकसान नहीं हो रहा बट दूसरे का फायदा हो रहा है। देखो, जैसे मान लो मुझसे कोई सलाह लेने आता है किसी चीज के लिए। ठीक, मुझे हो सकता है उस सब्जेक्ट की थोड़ी सी नॉलेज हो एंड मेरे से वो जो एडवाइस ले रहा है मेरा कुछ जा नहीं रहा। मतलब चलते चलते बात हो रही है या मैं कहीं रास्ते में मिल गया, मैं खाली खड़ा हुआ था, उसने मुझसे कुछ पूछा, उससे उसका फायदा हो गया, तो मेरा कोई जेब से कुछ नहीं गया। ठीक है, हाँ, ऑफिस में आता, मेरे कंसल्टिंग चार्जेस पे करता वो, तब मैं उसको अगर एडवाइस देता तो ठीक है, उसकी जेब से पैसा जा रहा है, मेरी जेब में आ रहा है। बट राह चलते हुए फ्रेंड था, मिलते बात की, मतलब उसको कोई अपना पूछना था, उसने पूछा, मेरा कुछ नहीं गया। यानी मेरे को वर्स ऑफ किए बिना अगर कोई बेटर ऑफ हो जाता है तो हम कहेंगे कि इट इज एफिशिएंट टू डू सो। ठीक है, यानी कि किसी का नुकसान किए बिना अगर किसी को फायदा पहुंचाया जा सकता है तो इट इज एफिशिएंट टू डू सो। किसी भी सोसाइटी को फुल इकोनॉमिक एफिशिएंसी अचीव करने के लिए ना 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होता है। ठीक है, किसी भी इकोनॉमी को अगर फुल इकोनॉमिक एफिशिएंसी अगर अचीव करनी है तो उनके 3 इकोनॉमिक कंडीशन है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट है एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। इसको हम प्रोडक्टिव एफिशिएंसी भी कहते हैं। ये तब अचीव होती है व्हेन ईच आइटम इज प्रोड्यूस्ड एट मिनिमम कॉस्ट, और किसी और वे में प्रोड्यूस करना कॉस्ट को बढ़ा देगा। यानी हम जिस तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हैं वो मिनिमम कॉस्ट दे रही है। हमने जैसे ही अपनी टेक्नोलॉजी को, जैसे ही अपना प्रोडक्शन का मेथड चेंज करेंगे अगर, तो उससे अगर कॉस्ट बढ़ जाती है तो इसका मतलब वी आर प्रोडक्शन एफिशिएंट। ठीक है, सेकंड होता है एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। जब कंज्यूमर अपने एक्सपेंडिचर को इस तरह एलोकेट कर रहा है ताकि उन्हें अपनी इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले और कंजम्पशन का कोई और पैटर्न उनको वर्स ऑफ ही करेगा। ठीक है, मतलब जो अपने वो एक्सपेंस कर रहे हैं उससे उनको जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो मैक्सिमम है। इसके अलावा कोई भी अगर हमने कॉम्बिनेशन चेंज किया अपना गुड्स का तो वो हमारी कंडीशन को पहले से बुरे हालात में लेके जाएगा, यानी वर्स ऑफ करेगा। तो इसका मतलब है कि हम जो है कंजम्पशन में फुली एफिशिएंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट, एफिशिएंसी इन स्पेशलाइजेशन एंड एक्सचेंज। देखो, ये तब होता है जब फर्म्स ना कंज्यूमर को सेल करने के लिए गुड्स बनाती हैं, उसमें वो स्पेशलाइज हो जाती हैं। ठीक है, एंड इंडिविजुअल स्पेशलाइज इन डूइंग जॉब इन ऑर्डर टू बाय गुड्स।
यानी कि दो है ना, फर्म्स हैं वो अपने प्रोडक्ट को बनाने में स्पेशलाइज हो गई, जो इंडिविजुअल है वो अपने गुड्स को बाय करने में उनको हर चीज की नॉलेज है, गुड्स को खरीदने से पहले उनको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। तो इसका मतलब है इससे हर कोई मिलने वाले बेनिफिट को लगने वाली रिलेटिव कॉस्ट से मैक्सिमाइज कर रहा होगा, यानी कस्टमर की जेब से जो पैसा जा रहा है उसके बदले में जो उसको उसकी वैल्यू मिल रही है वो उसको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। तो इसका मतलब है दिस इज अ एफिशिएंसी इन स्पेशलाइजेशन एंड एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो एक डॉक्टर अगर चाहे तो अकाउंट्स पढ़कर अपने अकाउंट्स खुद मेंटेन कर सकता है। देखो डॉक्टर को अगर सिर्फ ये समझना है कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है, अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, तो मुझे लगता है डॉक्टर को ना सीखने के लिए 4 घंटे यूट्यूब पे ना उसके अगर लेक्चर अटेंड कर लेगा ना तो उसको मालूम चल जाएगा कि किस तरह से अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, ठीक है। पर वो सीए को हायर करता है क्योंकि वो सीए इसी काम के लिए स्पेशलाइज है, ठीक है, क्योंकि वो सीए इसी काम के लिए स्पेशलाइज है। अब अगर मान लो मैं ये कहूं विराट कोहली है, वो चाहे, ठीक है, वो चाहे तो मुझे लगता है खुद भी कुकिंग कर सकता होगा, वो जितना वो फूडी था उसके हिसाब से पक्की बात है कि कुकिंग उसको आती होगी। तो क्या मतलब उसने घर पे कुक नहीं रखा होगा या अनुष्का बनाती होगी खाना उसके लिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि स्पेशलाइजेशन किसमें है, वो कहता है यार सीधी बात है जो काम मेरा 20,000 महीना दे के हो सकता है उसके लिए मैं रोज के अपने 3-3 घंटे क्यों खराब करूंगा, ठीक है। हम भी ऐसे ही करते हैं कि अगर हमें लगता है, देखो जैसे मैं कहूं कि बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो मैं खुद भी बाय हैंड कर सकता हूं, ठीक है। अगर अपने घर पे भी देखा जाए तो डेली जो साफ सफाई वाला काम होता है आप लोग खुद भी कर सकते हैं, बट फिर भी आप अपने घर पे मेड रखते हैं बिकॉज आपको लगता है कि उस 2 घंटे में जो मुझे साफ सफाई में टाइम खराब करना है उस 2 घंटे में और ज्यादा प्रोडक्टिव कर सकता हूं, यानी कि जितने पैसे वहां पर दे रहा हूं मेड के लिए उससे ज्यादा मैं वहां से कमा सकता हूं। तो इसलिए वो जो है स्पेशलाइजेशन में जाएगा, यानी मेड की स्पेशलाइजेशन किसमें है, साफ सफाई के अंदर। आपकी स्पेशलाइजेशन किसी और चीज में हो सकती है। तो आप 2 घंटे ये तो करें, हाँ शौकिया कोई कुकिंग करना चाहे, शौकिया कोई कुकिंग करना चाहे वो कर सकता है। जैसे मैं कहूं कि अगर मुझे कुकिंग आती है, मैं अगर 10-15 दिन में एक बार अपने लिए कुछ अगर बनाने का मन है तो मैं कर सकता हूं, बट अदरवाइज जो है मैं क्या होगी, मतलब क्या प्रेफर करूंगा कि जो काम पैसे देके हो सकता है उसके लिए खुद क्यों अपना टाइम खराब कर। नेक्स्ट आते हैं हम इक्विटी। देखो हो सकता है करंट लेवल ऑफ कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन एफिशिएंट हो, ठीक है, कि करंट लेवल ऑफ कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन एफिशिएंट हो, पर तब भी वो अनफेयर हो सकता है अगर कुछ लोग रिच हैं और कुछ पुअर हैं। यहां तो हमेशा रहेगा, कुछ लोग रिच होंगे कुछ पुअर होंगे, बट हम ये कहते हैं कि प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन सब कुछ एफिशिएंट है, बट वो अनफेयर तब भी हो सकता है। तो एक और माइक्रो इकोनॉमिक गोल होता है जिसको हम कहते हैं इक्विटी। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है ना, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ that gives all citizen a fair opportunity to become successful। यानी जब हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात करते हैं तो इसका मतलब हर सिटीजन के पास इतने अपॉर्चुनिटीज हैं कि वो सक्सेसफुल हो सकता है। हाँ, बट सक्सेसफुल होने के लिए सुबह रजाई में से निकलना तो पड़ेगा, ठीक है। तो रिसोर्सेज हैं सारे के सारे, यानी अपॉर्चुनिटीज सबके पास हैं, कोई सक्सेसफुल होता है कोई नहीं होता, ठीक है। जो इनकम का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो ना ग्रोथ को एक्सेलरेट करता है, ग्रोथ को एक्सेलरेट करता है और साथ ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होती है ना उसको इंक्रीज करता है। पर यहां पर जब हम इक्विटेबल की बात करते हैं ना, इक्विटेबल डज नॉट मीन इक्वल। इक्विटेबल का मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं है। इट रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम दैट इज जस्ट एंड फेयर। देखो जस्ट एंड फेयर को ना आप वैसे समझ सकते हो, जो इसका फेयर का कॉन्सेप्ट है ना वो थोड़ा सब्जेक्टिव है और लोगों को ना फेयरनेस को लेके, ये फेयरनेस मतलब वो फेयर एंड लवली वाली फेयरनेस की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ फेयरनेस को लेके ना लोगों के डिफरेंट नोशंस हैं। एक रिच पर्सन पुअर के कंपैरिजन में, ठीक है, एक रिच पर्सन पुअर के कंपैरिजन में हाई डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी को प्रेफर करेगा। अंबानी चाहेगा कि उसके पास आपके जितने पैसे हो या मेरे जितने पैसे हो, ठीक है, हम तो चाहेंगे कि हमारे पास अंबानी जितने पैसे हो। तो इसी तरह जो जैसे सोशलिस्ट गवर्नमेंट होती हैं
ये जो है ग्रेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फ्रॉम रिच टू द पुअर जो है प्रेफर करती हैं। और कैपिटलिस्ट जो होती हैं वो सीधा, कैपिटलिस्ट का सीधा सा फंडा होता है जो जिस लायक है उसको वो मिल जाना चाहिए, वो अपने आप अर्न कर ही लेगा। अगर आप भी किसी चीज के लायक हैं तो आप भी कमा लेंगे, ठीक है। सोशलिस्ट गवर्नमेंट कहती है सब बराबर हैं। एक टाइम था जब यूएसएसआर स्प्लिट नहीं हुआ था, तो वहां पर उस टाइम पे सिर्फ क्या होता था कि हर सिटीजन को जो है ना खाना गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा, रहने को घर गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा, कोई उसको जो है बिजली का पानी का कोई खर्चा नहीं देना पड़ेगा, मतलब हर चीज गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली है। नेक्स्ट हम आते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और पीपीसी। देखो, चाहे कोई इकोनॉमी अपने सारे रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल वे में इस्तेमाल क्यों ना करे, ठीक है, अपने सारे रिसोर्सेज उसको बेस्ट पॉसिबल वे में इस्तेमाल कर रही हैं, बट फिर भी उसकी जो कैपेबिलिटीज होती है ना वो रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड, रिसोर्सेज तो स्कार्स है, ठीक है। तो हम जो सब चाहते हैं वो पा तो नहीं सकते ना, ठीक है। ये जो चाहत की मैं बात कर रहा हूं, ये मैं गुड्स के टर्म में बात कर रहा हूं, ठीक है। हम जो सब चाहते हैं वो पा तो सकते नहीं है, इसलिए हमें ना इकोनॉमिक डिसीजन लेने होते हैं, और ये डिसीजन जो है ना चॉइस अमंग ऑल्टरनेटिव गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में लिए जाते हैं, ठीक है, ताकि हमारी वांट्स जो है वो बेस्ट पॉसिबल वे में सेटिस्फाई हो सके, ठीक है। इसलिए जो इनफाइनाइट रेंज ऑफ पॉसिबिलिटी है उसमें से सोसाइटी को ये चूज करना होता है कि क्या प्रोड्यूस किया जाए, ठीक है। देखो, क्योंकि चॉइस जो है इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज में से करनी है, इकोनॉमिस्ट जो है ये एश्योर करते हैं कि एक इमेजिनरी नेशन है वो अपने सारे रिसोर्सेज जो हैं लैंड, लेबर एंड कैपिटल को सिर्फ 2 गुड्स को प्रोड्यूस करने में लगाता है, ठीक है। हम मतलब इस चीज को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि एक इमेजिनरी नेशन है जिसके पास जो भी रिसोर्सेज है ना, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, उसको सिर्फ 2 गुड्स बनाने में प्रोड्यूस करने में लगाता है, जो कि क्या है, जो है फूड एंड क्लोथिंग, जो कि है फूड एंड क्लोथिंग। तो वेरियस कॉम्बिनेशन जो कि एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि एक साल में प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, वो जो है हमें दे रखे हैं से इस टेबल के अंदर। इस टेबल में अगर हम देखें, यानी कि अगर सारे के सारे रिसोर्सेज को फूड बनाने में लगाया जाए, यानी कि जब मैं क्लोथिंग प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा, क्लोथिंग मेरी 0 प्रोड्यूस हो रही है, तो हम 8 मिलियन यूनिट्स ऑफ फूड बना सकते हैं, ठीक है, और क्लोथिंग बिल्कुल नहीं बनेगी। तो इसी तरह अगर फूड की मैं 7 मिलियन यूनिट बनाता हूं तो मेरे पास रिसोर्सेज बच जाएंगे कि मैं 2.2 मिलियन यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग बना सकता हूं, ठीक है। अगर दूसरे एक्सट्रीम की बात करें, आपने सारे के सारे रिसोर्सेज को क्लोथ बनाने में लगा दिया, तो 7 मिलियन यूनिट्स ऑफ क्लोथ तो बन जाएंगी, 7 मिलियन यूनिट्स ऑफ क्लोथ तो बन जाएंगी, बट फूड की यूनिट्स बनाने के लिए आपके पास कोई रिसोर्स नहीं बचेगा, ठीक है। चलिए, तो अब जैसे मान लो मैं इस शेड्यूल की अगर बात करूं, ये मैंने शेड्यूल देखा कि क्या क्या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ये हमने एक एग्जांपल लिया है। तो जब हम इस शेड्यूल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो इट इज कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ठीक है, या इसको हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और पीपीसी, इसको हम कहते हैं पीपीसी, ठीक है। यानी कि यहां मैंने क्या प्लॉट किया, मैंने देखा जी जब 0 है, क्लोथिंग 0 है तो ये 8 है, क्लोथिंग 2.2 है तो ये 7 है, तो 7 के क्लोथिंग 2.2 है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पर 7 है, क्लोथिंग फूड 6 है तो ये 4 है, यानी 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पर हमारे पास 6 है। तो इस तरह से हमने देखा कि हम ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो है प्लॉट कर सकते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है तो बेसिकली क्या है, इट इज जो गुड्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम प्रोड्यूस कर सकते हैं उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसको कि हम गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी की हेल्प से बना सकते हैं। और इट इज द, मतलब इसको अगर डेफिनेशन की बात करूं तो कई बार ना आपको मल्टीपल चॉइस में भी आ जाता है और वैसे डिफाइन करना भी आ जाता है। मल्टीपल चॉइस में जैसे आ जाएगा कि एक डेफिनेशन दे रखी होगी और पूछा होगा ये किस चीज की डेफिनेशन है, आपको 4 ऑप्शन दे रखी होंगी, ठीक है, या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की क्या डेफिनेशन है, आपको 4 डेफिनेशन दे रखी होंगी। सो इट इज द लोकस ऑफ वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। लोकस का मतलब होता है अ पाथ ट्रेस्ड बाय एनी
फंक्शन, ठीक है। मतलब अगर किसी फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं तो जब पाथ ट्रेस हो रहा है उस फंक्शन की डिफरेंट वैल्यूज से, दैट इज लोकस. सो इट इज अ लोकस ऑफ वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी. यानी कि गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी से जो चीजें हम प्रोड्यूस कर सकते हैं उन सारे कॉम्बिनेशन को अगर हम ग्राफ पे बनाते हैं तो जो पाथ ट्रेस होता है दैट इज कॉल्ड पीपीसी और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है. सो बट ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऐसे हमने बना दिया, इसके पीछे बहुत सी assumptions हैं, ठीक है. assumption ऑफ जो है पीपीसी क्या है? फर्स्ट, इकोनॉमी में रिसोर्सेज का टोटल अमाउंट फिक्स है, बट ये रिसोर्सेज को एक यूज से दूसरे यूज में ट्रांसफर किया जा सकता है. यानी कि अब देखो ना, अगर मैं फूड प्रोड्यूस कर सकता हूं तो मैं क्लोथिंग भी प्रोड्यूस कर सकता हूं. मैं फूड प्रोड्यूस कर सकता हूं, मैं क्लोथिंग भी प्रोड्यूस कर सकता हूं. तो हमने ये मान लिया जी टोटल तो मेरे पास दिन में 8 घंटे ही हैं. मैं आ गया यहाँ पे, मैंने बोला जी मैं आया हूं 3 घंटे के लिए, आप मेरे से CB1 पढ़वा लो, मेरे से CB2 पढ़वा लो, मेरे से CM1 पढ़वा लो, जो मर्जी पढ़वा लो, मैं 3 घंटे के लिए आया हूं. इसका मतलब क्या हुआ कि रिसोर्सेज का टोटल अमाउंट तो 3 घंटे का है, बट ये रिसोर्सेज को एक यूज से दूसरे यूज में ट्रांसफर किया जा सकता है कि 1 घंटा पहले CB2 की क्लास हो गई, अब वो कहते हैं CB2 और नहीं, दूसरे वाला बैच CB2 का नहीं है, अब आपको CM1 पढ़ाना है. तो इसका मतलब मेरे रिसोर्सेज को एक यूज से दूसरे यूज में ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है. तो ये हो गया कि रिसोर्सेज जो हैं कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज टू अदर, ठीक है. एक यूज से दूसरे यूज में रिसोर्सेज को ट्रांसफर किया जा सकता है. गिवन दूसरा पॉइंट है, गिवन रिसोर्सेज की हेल्प से हम सिर्फ 2 ही गुड्स बना सकते हैं. जैसे हमारे केस में फूड एंड क्लोथिंग था, तो वैसे तो एक आदमी को 10 तरह के काम कर सकता है, बट हम कह रहे हैं कि जो भी रिसोर्सेज हैं उसको या तो फूड बनाना आता है या क्लोथिंग. मतलब वो सारा दिन फैक्ट्री में जो है, सारा दिन टेक्सटाइल मिल के अंदर कपड़ा बनाता था, शाम को घर जाकर रोटी बनाता था. एक दिन फैक्ट्री में आया, उसको बोला तुम्हें आज यहाँ पे भी रोटी बनानी है, कहता बनवा लो, मैं तो आ गया हूँ, मेरी तो दिहाड़ी चालू है, मेरा तो डे चालू है, आप मेरे से कपड़ा नहीं बनवाना, कपड़े कहते मशीन खराब है, तब तक सबके लिए खाना ही बना लो आप. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे केस में जो फूड है उसको क्लोथिंग में कन्वर्ट कर सकते, मतलब फूड के जो रिसोर्सेज हैं वो क्लोथिंग में जा सकते हैं और क्लोथिंग के फूड में जा सकते हैं, ठीक है. इसके अलावा मल्टीपल यूजर्स नहीं. दूसरा जो है यहां सिर्फ ये क्या हुआ, ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द गिवन रिसोर्सेज. नेक्स्ट इज रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड. यानी कि उनको किसी और तरीके से इस्तेमाल करके उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं की जा सकती. जो हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया था ना एफिशिएंसी का, तो वो रिसोर्सेज हैं ऑलरेडी एफिशिएंट है. ऐसा नहीं है कि इससे अगर ये काम करवा लिया जाए तो और ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे देगा, नहीं, वो फुली एफिशिएंट है. उससे वो काम करवाओ, ए काम करवाओ या बी काम करवाओ, फूड बनाओ या क्लोथिंग बनवा लो, ठीक है. यानी कि रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड, सॉरी फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, fully and efficiently utilized. नेक्स्ट है रिसोर्सेज हर प्रोडक्ट में इक्वली एफिशिएंट नहीं है. अगर एक बंदा कपड़ा बनाना, रोज कपड़ा बनाता है, घर पे जाके सिर्फ अपने लिए खाना बना रहा है, तो आपने देखा होगा कि घर पे अगर हमें कोई चीज बनानी होती है, कोई भी एक सब्जी बनानी है ना, तो आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है. जबकि रेस्टोरेंट में आप जाके ऑर्डर करते हो तो वो जो है आपको 15 मिनट के अंदर आपके सामने सब्जी लेके आ जाते हैं, ठीक है. फिर आप घर आके मम्मी को बोलते हो कि भाई वो तो 15 मिनट बना देते हैं, आपको 1 घंटा लग जाता है, ऐसे भूखे पड़े रहते हैं हम तो रिसोर्सेज जो है वो हर प्रोडक्ट में इक्वली एफिशिएंट नहीं है. यानी कि जब रिसोर्सेज को एक प्रोडक्ट से की प्रोडक्शन से दूसरे में शिफ्ट किया जाता है तो उनकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है. यानी कि एक चीज में जो एफिशिएंट है, भाई सारा दिन कपड़ा बनाता है, घर पे जाके 1 घंटा उसने अपने लिए खाना बनाना होता है, अब उसको बोल दिया कि जो है तुझे 8 घंटे पूरे के पूरे जो है खाना बनाना है. और एक कंपेयर किससे हो रहा है, कंपेयर हो रहा है एक प्रोफेशनल शेफ से, कि जब ये 8 घंटे में 50 लोगों का खाना बना सकता, ये 4 घंटे में 50 लोगों का खाना बना सकता है, तो तू क्यों नहीं बना सकता. भाई साहब मैं शेफ नहीं हूं, मैं कौन हूं, मैं आपकी फैक्ट्री में टेक्सटाइल वर्कर हूं, तो मैं उसके जैसा कैसे हो सकता हूं. यानी कि अगर हाँ बना लूंगा खाना 4 के बदले में 6 घंटे लग जाएंगे,
अब यही मैं बोलूं तो जैसे ही उसने बोला कि 4 घंटे में वो बना लेता है, तो आप क्यों नहीं बना सकते? तो बंदा बोलता है कि काम करो ना, मैं 4 घंटे में इतने मीटर कपड़ा बना देता हूं, ठीक है। उसको बोला 4 घंटे में उतना कपड़ा बना के दिखा दे। जैसे ही आप मुझे दूसरे में शिफ्ट करोगे, मेरी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी, उसको यहां पर शिफ्ट करोगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी। इट मींस कि रिसोर्सेज जो है हर प्रोडक्ट में इक्वली एफिशिएंट नहीं है, कि जब रिसोर्सेज को हम एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में शिफ्ट करते हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। यानी शिफ्टिंग फ्रॉम वन टू अदर decreases the productivity. Point 5, technology is constant. Technology is constant. क्या मतलब हुआ इसका? देखो, मतलब जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, अगर टेक्नोलॉजी ग्रो कर देती है तो सेम रिसोर्सेज से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है ना। अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आता है तो सेम रिसोर्सेज जो है वो ज्यादा आउटपुट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अभी हम ये मान रहे हैं कि ये हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी बाउंड्री हमारी इसलिए है क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी अभी कोई एडवांसमेंट नहीं हुई है। हाँ, कल को अगर टेक्नोलॉजी में कोई एडवांसमेंट आ जाती है जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है तो हमारा जो ओवरऑल आउटपुट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। फॉर द टाइम बिंग वी आर अज्यूमिंग कि टेक्नोलॉजी जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको ये बताया कि एक से दूसरे में शिफ्ट करने पर हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है। हमने इसमें फूड को वर्टिकल एक्सिस पर लिया, क्लोथिंग को हमने हॉरिजॉन्टल पे लिया। कर्व ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर सारे रिसोर्सेज फुली एंड एफिशिएंटली एम्प्लॉयड हैं तो किस किस कॉम्बिनेशन में प्रोडक्शन किया जा सकता है, ठीक है। आप चाहें तो 1 यूनिट क्लोथिंग की बनाना चाहते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इतना फूड बन जाएगा। आप चाहें तो फूड की 7 यूनिट बनाना चाहते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग इसकी 2.2 यूनिट्स बन जाएंगी। यानी कि आपको ये पता है कि रिसोर्सेज अगर फुली और एफिशिएंटली एम्प्लॉयड है तो किस किस कॉम्बिनेशन प्रोडक्शन किया जा सकता है। अगर इस कर्व के बियॉन्ड प्रोडक्शन करना चाहे तो हो सकता है, इस कर्व के बियॉन्ड तो प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो मैं कहता हूं कि एक पॉइंट है W पॉइंट है, एक पॉइंट है W जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग 6 यूनिट्स क्लोथिंग की और 6 यूनिट्स ही किसकी बनानी है, फूड की बनानी है। तो ये नहीं बन सकती क्योंकि इसको बनाने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। सो इस कर्व के बियॉन्ड प्रोडक्शन नहीं हो सकता। सो नेशन के पास जो है प्रोड्यूस करने के लिए रिसोर्सेज नहीं है उतने। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। देखो, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ना वो चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के माइक्रो इकोनॉमिक जो ऑब्जेक्टिव है ना उसको भी एक्सप्लेन करता है। जैसे अगर मान लो कंट्री ज्यादा क्लोथिंग प्रोड्यूस करना चाहे तो उसको कुछ फूड सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। और यह फूड का सेक्रीफाइस ही जो है वो क्या है, एक्स्ट्रा क्लोथिंग बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। यानी कि अगर क्लोथिंग प्रोड्यूस करना है तो फूड कम करना पड़ेगा, तो जितना आपको क्लोथिंग की 1 यूनिट बनाने के लिए फूड का सेक्रीफाइस करना पड़ा वो हमारी क्या आ गई, क्लोथिंग की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गई। एंड द फैक्ट इज कि एक का ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए दूसरे को कम तो करना होगा। आपने ये देखा था कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक डाउनवर्ड कर्व था, ठीक है। तो एक को प्रोड्यूस करने के लिए आपको दूसरे को कम करना होगा, तो इसकी वजह से ये कर्व जो है आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग नेचर ऑफ द कर्व को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से ना ये इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के फिनोमेना को भी एक्सप्लेन करता है। इसका मतलब है कि अगर कोई कंट्री किसी एक गुड को ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहती है तो उसको दूसरे प्रोडक्ट का ज्यादा अमाउंट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि अगर एक गुड को ज्यादा प्रोड्यूस करना है तो ये नहीं कि 1 यूनिट फूड की सेक्रीफाइस करो तो 1 यूनिट क्लोथिंग बन जाएगी, 1 यूनिट क्लोथिंग की सेक्रीफाइस करो तो 1 यूनिट फूड की बन जाएगी। एक को अगर आप ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हो तो दूसरे का आपको ज्यादा अमाउंट सेक्रीफाइस करना होगा, क्योंकि जो डिफरेंट गुड्स, जो डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, लोगों के स्किल डिफरेंट होते हैं, लैंड कंट्री के डिफरेंट पार्ट में अलग अलग तरह का हो सकता है। जैसे ही एक कंट्री किसी एक गुड की प्रोडक्शन पर ज्यादा कंसंट्रेट करेगी तो उन रिसोर्सेज को भी यूज करना होगा जो कि उसके लिए बेस्ट है ही नहीं। जैसे खाने वाले लोग अगर ज्यादा हैं एंड यानी कि फूड की डिमांड ज्यादा है तो आप जो
अच्छा फर्टाइल लैंड है, उसके ऊपर प्रोडक्शन कर रहे थे, आपको और जरूरत पड़ती है तो आप लो फर्टाइल लैंड पर भी उस चीज को प्रोडक्शन जो है स्टार्ट कर देते हैं, चाहे उसके लिए आपकी कॉस्ट ज्यादा ही क्यों ना रही हो। ठीक है, अब देखो जैसे इसमें मैं कहता हूं क्लोथिंग को 4 से 5 पे लेके जाना है, क्लोथिंग तो 4 से 5 गई। ठीक है, तो फूड कितना कम हुआ, 6 से 5 पे आ गया। ठीक है, फूड 6 से 5 हो गया, यानी कि 5 से यहां पर क्या है, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो सेम है, फूड की 1 यूनिट एक्स्ट्रा, फूड की 1 यूनिट सेक्रीफाइस करने से क्लोथिंग की 1 एक्स्ट्रा यूनिट बन जाएगी। अब 5 से अगर मैं 6 पे जाना चाहता हूं, यानी कि अभी फिर से मैं 1 यूनिट ऑफ जो क्लोथिंग है वो एक्स्ट्रा चाहता हूं, बट मुझे फूड की देखो कितनी 2 यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है। ठीक है, यानी 5 से 3 हो गया, यानी कि हर क्लोथिंग की एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने में हमें ज्यादा और ज्यादा यूनिट्स ऑफ फूड जो है वो सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है। ठीक है, क्योंकि जो देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो हमारी इंक्रीज हो रही है, पहले 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने में हमारी 1 यूनिट फूड की जाती थी, अब 1 यूनिट ऑफ क्लोथिंग प्रोड्यूस करने में हमारी 2 यूनिट ऑफ फूड जो है वो जाना शुरू हो गई, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। इसलिए जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो एक स्ट्रेट लाइन ना होकर एक आउटवर्ड बोर्ड जो है बोर्ड है वो कर्व है। अब मान लो अगर ये स्ट्रेट लाइन होता तो क्या होगा कि जितना एक में चेंज करोगे, एक्स में चेंज के कॉरेस्पॉन्डिंग वाई का जो चेंज आएगा वो एक कांस्टेंट अमाउंट से आएगा। देखो ना, जैसे मान लो मैं ये कहता हूं कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें जितना x में चेंज करोगे कॉरेस्पॉन्डिंग y में चेंज उसका डबल आ जाएगा, जितना x में चेंज करोगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y में जब चेंज आएगा वो डबल आ जाएगा, बट ये हमेशा डबल ही रहेगा। आप x की 10 करोगे तो y में 20 का चेंज आएगा। ऐसा नहीं होगा कि 1 से 2 पे गए तो चेंज 1 पे जितना 1 से 2 पे जाने में जितना चेंज आ रहा है 2 से 3 जाने में उससे ज्यादा चेंज आ रहा है, इसमें चेंज हमेशा क्या आएगा, 2 का ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का होता है वो एक स्ट्रेट लाइन ना होकर एक आउटवर्ड बोर्ड कर्व होता है, आउटवर्ड बोर्ड कर्व होता है। ठीक, नेक्स्ट आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या इकोनॉमी हमेशा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पर ऑपरेट करेगी? हमें ये याद रखना होगा कि पीपीएफ वो पॉइंट नहीं बताता जहां पर इकोनॉमी एक्चुअल में ऑपरेट करेगी, ये सिर्फ हमें ना क्या बताता है, ये बताता है जी मैक्सिमम अवेलेबल पॉसिबिलिटीज क्या बन सकती हैं जो कि ये इकोनॉमी में प्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड होंगे, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड होंगे और वो मोस्ट एफिशिएंट वे में इस्तेमाल हो रहे होंगे। तो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ ऑपरेशंस इस बात पर डिपेंड करेगा कि रिसोर्सेज को इकोनॉमी में कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि रिसोर्सेज का इकोनॉमी में कितने अच्छे से इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, जैसे अगर इकोनॉमी जो है अगर वो पीपीएफ पे ऑपरेट करती है जब रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज है, फुली भी हैं और एफिशिएंट भी यूटिलाइज है, जैसे कि पॉइंट एक्स पे या वाई पे, इनमें से कोई भी प्रोडक्शन करो कोई रिसोर्सेज आपके वेस्ट नहीं जा रहे हैं। ठीक है, अब बट इतनी भी हम बना सकते हैं, ठीक है हम बना सकते हैं, बट उतना बिकना भी तो चाहिए ना, उतना कंज्यूम भी तो होना चाहिए ना। ठीक है भाई, एक दुकान वाला कहता है जी या एक फैक्ट्री वाला बोलता है जी मैं 100 यूनिट्स बना सकता हूं रोज की, बिकती 10 हैं तो 100 बना के क्या करेगा, यानी कि रिसोर्सेज फुली और एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं होंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो पॉइंट वी की बात करो, अब पॉइंट वी पर क्या हो रहा है, पॉइंट वी पर जब इकोनॉमी पॉइंट वी पर प्रोडक्शन कर रही है तो इसका मतलब है दोनों गुड्स का प्रोडक्शन जो है वो कम कर रही है, जितना वो कर सकते थे उनसे कम प्रोड्यूस कर रही है, क्योंकि ये पॉइंट जो है हमारा उसके ऊपर नहीं है, पीपीएफ जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर नहीं है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ वर्कर जो अनएम्प्लॉयड हो या वो मोस्ट एफिशिएंट मेथड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करें तो कर्व पर पॉइंट एक्स या वाई पर मूव कर सकते हैं, यानी कि अभी तो वही एक काम तो ढंग से हो नहीं रहा। अगर वो रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हैं
तो अगर वो चाहें जी कि हम और एफिशिएंट वे में प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो अगर क्लोथिंग इतना बनाना चाहें तो फूड के कॉरेस्पॉन्डिंग इतना बना सकते हैं, और अगर फूड इतना बनाना चाहें तो कॉरेस्पॉन्डिंग क्लोथिंग इतना बना सकते हैं। ठीक है, या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के किसी और पॉइंट पर मूव कर सकते हैं, यानी एक्स या वाई पर मूव कर सकते हैं। यानी कि अगर मान लो एक्स का भी प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं और वाई का भी क्लोथिंग का भी बढ़ाना चाहते हैं और फूड का भी बढ़ाना चाहते हैं, तो उससे क्या होगा कि अगर वो फूड और उसका दोनों का बढ़ा लेते हैं प्रोडक्शन, तो क्या होगा, वो हो सकता है वाई पे मूव कर जाए। वाई पे क्या है, क्लोथिंग भी यहाँ के कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज हो गया है और फूड भी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है इंक्रीज हो गया है। ठीक है, सो एक को कम किए बिना ही दूसरे का प्रोडक्शन इंक्रीज किया जा सकता है, क्योंकि रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज नहीं है या रिसोर्सेज मोस्ट एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बट इकोनॉमी कैन नॉट ऑपरेट एट एनी पॉइंट आउटसाइड पीपीएफ। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के बाहर नहीं बात कर सकती, क्योंकि अवेलेबल प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से वो अनअटेनेबल है। ठीक है, मतलब मैं चाहूं ये इस लेवल पे प्रोड्यूस करना, तो जो अवेलेबल कैपेसिटी है वो मेरे लिए यहां पर रिस्ट्रिक्ट कर रही है मुझे W तक प्रोड्यूस करने में। ठीक है, सो प्रोडक्शन कैपेसिटी या प्रोडक्टिव कैपेसिटी के हिसाब से ये अनअटेनेबल है, यानी कि औकात से बाहर की बात है। नेक्स्ट आते हैं, टाइम के साथ साथ देखो किसी नेशन की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी इंक्रीज होती है, जैसे कि न्यू प्लांट एंड मशीनरी में की गई इन्वेस्टमेंट कैपिटल का स्टॉक इंक्रीज कर देगी। अगर आपने पहले आपके पास प्रोडक्शन जो होती थी क्या कहते हैं कि अगर मान लो पुरानी मशीनरी से कर रहे थे, उसकी नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो जैसे ही नई टेक्नोलॉजी आई आपने उस पर मूव कर गए तो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो कैपिटल का स्टॉक जो है इंक्रीज हो जाएगा। हो सकता है नए रॉ मटेरियल डिस्कवर हो कि पहले तो उससे पहले वाला जो रॉ मटेरियल था वो इतनी प्रोडक्शन करता था, अब जो नया रॉ मटेरियल आया है उससे प्रोडक्शन ज्यादा हो सकती है, तो नए रॉ मटेरियल डिस्कवर होंगे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगी, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की हेल्प से लेबर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की जा सकती है। तो पोटेंशियल आउटपुट का ये जो ग्रोथ है ना, पोटेंशियल आउटपुट का ये जो ग्रोथ है, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का पूरे के पूरे को ही ना आउटवर्ड शिफ्ट कर देगा। यानी कि ये पहले एट प्रेजेंट वो क्या कह रहा है, नाउ यहां प्रोड्यूस हो रहा है, 5 साल के बाद एक्चुअल आउटपुट को ये इंक्रीज कर देगा ग्राफ में पॉइंट एक्स से एक्स डैश। यानी कि आप पहले फूड एंड क्लोथिंग कितनी बना सकते थे, अब क्लोथिंग की भी बढ़ गई है और फूड की भी यूनिट्स बढ़ गई हैं। ठीक है, सो ये हो गया कि ग्रोथ इन एक्चुअल एंड पोटेंशियल आउटपुट। अब फिर वही बात आ गई कि ये पोटेंशियल है, जो नया ये वाला है ये पोटेंशियल है, 5 साल के बाद हो सकता है। यहाँ मैंने 5 साल एग्जाम्पल के लिए लिखा है, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, ये पोटेंशियल है। एक्चुअल में आप क्या प्रोड्यूस कर रहे होंगे ये उस टाइम पे डिपेंड करता है। यानी कि हो सकता है कि आप इसके भी अंदर प्रोड्यूस कर रहे हो, इसके ऊपर ना प्रोड्यूस कर रहे हो, इसके बाहर तो जा ही नहीं सकते, बट इसके ऊपर भी नहीं है, आप इससे कम ही प्रोड्यूस करें, यानी कि आप अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को अंडर यूटिलाइज करके चल रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज ह्यूमन वांट्स को ना सेटिस्फाई करने के प्रोसेस में प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो इनका रिलेशनशिप जो है ना वो 2 साइडेड है, मतलब इनका एक तरफा प्यार नहीं है। ठीक है, 1 साइड लव जिसको बोलते हैं, इनका रिलेशनशिप 2 साइडेड है। और इसको एक ना फ्लो डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। देखो, गुड्स एंड सर्विसेज के कंज्यूमर्स को हमने हाउस होल्ड का नाम दिया है, गुड्स एंड सर्विसेज के कंज्यूमर्स को हमने हाउस होल्ड का नाम दिया है। और हाँ, ऐसा भी होगा, हाउस होल्ड के कुछ मेंबर वर्कर भी होंगे, इस हाउस होल्ड में से कुछ मेंबर वर्कर भी होंगे, कुछ केसेस में अदर फैक्टर प्रोडक्शन भी होंगे, जैसे कि लैंड एक्सेट्रा के ऑनर भी होंगे, कि जो आपने कंपनीज जो हैं लैंड इस्तेमाल कर रही हैं उनको आपने ही किराए पे दे रखी है जगह। ठीक है, तो गुड्स के प्रोड्यूसर को हमने नाम दिया किसका, फर्म्स का नाम दिया है। ठीक है, अब फर्म्स एंड हाउसहोल्ड्स आर इन ए ट्विन डिमांड एंड सप्लाई रिलेशनशिप विद ईच अदर। तो इस डायग्राम की अगर हम बात करें, इसके जो टॉप पार्ट में हमने हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड करते हैं, हाउस होल्ड जो है वो क्या डिमांड करते हैं,
गुड्स एंड सर्विसेज किससे डिमांड करते हैं? मैन्युफैक्चरर से। हाउस होल्ड जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करते हैं। कहां से? फर्म से। ठीक है, तो और फर्म जो है गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करती है। फर्म जो है गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करती है। इफ दिस प्रोसेस एक्सचेंज टेक प्लेस इन ए मनी इकोनॉमी, मतलब जहां पर पैसे की बात होती है, फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज को मनी के बदले में एक्सचेंज करती हैं। ठीक है, फर्म्स क्या करेंगी? सामान लेना है, ले लो, पैसे दे दो। फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज को मनी के बदले में एक्सचेंज करती हैं। इन अदर वर्ड, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर की फॉर्म में मनी फ्लोज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स, जबकि गुड्स एंड सर्विसेज इन द अदर वे फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। यानी कि क्या हुआ? इन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज दी, उन्होंने कंज्यूमर एक्सपेंडिचर करके फर्म्स को पैसा पहुंचा दिया। और जहां बायर्स एंड सेलर्स एक साथ आते हैं, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज बेचने आए, यहां पर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए पेमेंट करने आए, तो दैट इज कॉल्ड मार्केट। ठीक है, तो मार्केट क्या होता है? जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज के सेलर्स एंड बायर्स जो हैं आपस में मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड मार्केट। सेकेंडली, फर्म्स और हाउस होल्ड्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मार्केट में भी एक साथ आते हैं। वो तो गुड्स मार्केट की हो गई कि मैं फर्म से सामान खरीदूंगा और फर्म्स मेरे से पैसे लेगी। ठीक है, मैं फर्म से सामान खरीदूंगा और फर्म मेरे से पैसे लेगी। सेकेंडली, फर्म्स और हाउस होल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मार्केट में भी एक साथ आते हैं। इसको हम डायग्राम के नीचे वाले हिस्से की बात कर लेते हैं, ये वाले हिस्से की बात कर लेते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है? फर्म जो है फैक्टर प्रोडक्शन का इस्तेमाल करना चाहती है जो कि ओन्ड बाय हाउस होल्ड है। आप बोलोगे फर्म खुद नहीं होल्ड करती, हम क्या कह रहे हैं? लैंड। अगर हम ये मान लें, जैसे बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं, वो कहते हैं कि हमने लैंड खरीदना नहीं है, किराया जितना मर्जी हो, यानी लैंड किसी और का है। और कई बार ऐसा होता है कि जहां फैक्ट्री लगानी है वो लैंड बेचने वाला बेचने को तैयार नहीं है, वो कहता है कि मैं तो किराए पे दे सकता हूं आपको। सो फर्म जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो कि ओन्ड बाय हाउस होल्ड है उसकी डिमांड करती है, जैसे लेबर, लैंड एंड कैपिटल। और हाउस होल्ड क्या करते हैं? उसकी सप्लाई करते हैं। लेबर सप्लाई करते हैं, लोग काम करने आते हैं, लेबर की सप्लाई हो गई। लैंड मेरी जगह है, फर्म मेरे पास आती है कि बेच दो, मैंने बेचूंगा नहीं, किराए पे लेनी है ले लो, वो कहता है ठीक है जगह दे दो आप हमें किराए पे, तो लैंड मैंने दे दिया। कैपिटल यानी कि जो पैसा मैं मेरे से फर्म्स अपनी प्रोडक्शन के लिए बोरो करती हैं वो कैपिटल हो गया। तो हाउस होल्ड ने क्या किया? हाउस होल्ड उनको सप्लाई करता है। तो इस तरह से सर्विसेज ऑफ लेबर एंड अदर फैक्टर का फ्लो जो है पहले हाउस होल्ड से फर्म की तरफ होता है। ठीक है, यानी कि हाउस होल्ड से फर्म की तरफ हुआ कि इन्होंने क्या दिया? गुड्स एंड सर्विसेज दी, और उसके बदले में मिला क्या? जो गुड्स एंड सर्विसेज दिए हैं, जैसे लेबर के बदले में वेजेस मिली, लैंड के बदले में रेंट मिला, कैपिटल के बदले में डिविडेंड मिला। ठीक है, मैंने कंपनीज के शेयर्स में पैसा लगाया हुआ है, तो दैट इज द इन्वेस्टमेंट जो कि मैंने उसमें कर रखी है। ठीक है, यानी कि वो मेरा क्या है? कैपिटल है। उसके बदले में मुझे क्या मिलता है? उसके बदले में मुझे डिविडेंड की फॉर्म में पैसा मिलता है। जो फर्म्स हैं वो हाउस होल्ड को मनी यानी कि वेजेस, रेंट, डिविडेंड और इंटरेस्ट पे करती हैं। सो देयर इज अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हाउस होल्ड फर्म से इनकम अर्न करते हैं। अगर मैं अब वापस देखूं तो हाउस होल्ड जो है वो फर्म से इनकम अर्न करते हैं। कैसे? वेजेस मिली लेबर सप्लाई करने के लिए, रेंट मिला लैंड सप्लाई करने के लिए, कैपिटल के ऊपर डिविडेंड मिला, इंटरेस्ट मिला। अब यहां से पैसा वेजेस, रेंट एंड डिविडेंड आ गए। अब इनके पास पैसा आ गया, अब पैसे को कहां रखेंगे? रखना थोड़ी है, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर करना है। सो देयर इज अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हाउस होल्ड जो है वो फर्म से इनकम अर्न करते हैं। कैसे? वेजेस मिला, रेंट मिली, डिविडेंड मिला। और जो फर्म्स हैं वो हाउस होल्ड से इनकम अर्न करती हैं। कैसे? जो उनको सामान बेचते हैं उसके बदले में पैसे लेती हैं। सो दिस मनी सर्कुलेट्स। There is also a circular flow of goods and services, but in the opposite direction. Household जो है फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज सप्लाई करते हैं, जो कि उसको इस्तेमाल करके हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करते हैं। ठीक है, सो पीपीसी की तरह ही ये जो फ्लो डायग्राम है हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को अलग अलग करता है इनसे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंपोजिशन ऑफ सर्कुलर फ्लो देखा जाएगा कि कौन से गुड्स का कॉम्बिनेशन गुड्स के
फ्लो में आ रहा है। कैसे डिफरेंट प्रोडक्शन है, जो डिफरेंट फैक्टर प्रोडक्शन है वो कंबाइंड करके प्रोडक्शन की जा रही है, किन लोगों को वेजेस डिविडेंड पे हो रहे हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ टोटल साइज ऑफ फ्लो से कंसर्न्ड है। तो ये हमारा क्लास 2 का काम खत्म हो गया। एक क्लास इसमें अभी हमारी और लगेगी, वो हम नेक्स्ट देखते हैं।